हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारी, पहले दिन 1.25 करोड़ पंजीयन। आपको पता होगा कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों को टीकाकरण किया जाना है, उसमें पंजीकरण स्टार्ट कर दिया गया है और पहले ही दिन 1.25 करोड़ लोगों ने पंजीयन कराया है। 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए मंगलवार को रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और इस पर काफ़ी भीड़ दिख रही है, यानी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अब कोई हिचक नहीं है। पहले दिन रजिस्ट्रेशन कराने वालों का आंकड़ा 1.25 करोड़ के पार पहुंच गया। लोगों की उमड़ी भीड़ के कारण कोविड प्लेटफॉर्म पर कुछ देर के लिए दिक्कतें आई, लेकिन बाद में सामान्य तरीके से पंजीकरण हुआ। अभी जिन लोगों ने पंजीकरण की शुरुआत की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें टीकाकरण के लिए दिन, समय और सेंटर की जानकारी नहीं मिली है। इस संबंध में राज्यों की ओर से कोविन प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण केंद्रों की जानकारी अपडेट करने के लिए आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। 1 मई से 18 से 44 की उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। इस चरण में राज्य और निजी अस्पताल सीधे कंपनियों से टीका खरीदकर लोगों को लगाएंगे। टीके की कीमत पर विवाद और राज्यों के रुख के कारण तीसरे चरण की शुरुआत पर भी सवाल उठ रहे हैं। तीसरे चरण के लिए मंगलवार से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट है, 1 मई को भारत पहुंचेगी स्पुतनिक वैक्सीन की खेप। भारत में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन की आपूर्ति इसी सप्तांत से शुरू करने का वादा किया है। पहले रूस की कंपनी RDIF ने मई 2021 के अंत तक भारत को स्पुतनिक बी की आपूर्ति करने का वादा किया था, लेकिन बुधवार को बताया गया कि पहली खेप 1 मई को भारत पहुंचेगी। स्पुतनिक की आपूर्ति शुरू करने को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई टेलीफोन वार्ता में भी चर्चा हुई। वैसे तो यह वार्ता दोनों देशों के राजनीतिक गठजोड़ को देखते हुए काफ़ी अहम रही है, लेकिन इसमें पुतिन ने मोदी को कोरोना से लड़ाई में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मोदी और पुतिन के बीच हुई वार्ता के बारे में बताया गया कि दोनों नेताओं ने रूस में तैयार वैक्सीन का भारत में निर्माण कर इसे दूसरे देशों को निर्यात करने की संभावना पर भी चर्चा की है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री केयर्स यानी पीएम केयर्स से 500 और प्लांट लगाने की मंजूरी। पिछले दिनों अस्पताल में 713 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी के बाद सरकार ने बुधवार को पीएम केयर्स फंड के तहत 500 और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और कहा है कि इससे देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी। प्लांट्स लगाने की टेक्नोलॉजी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझा करने का फैसला किया है। पीएमओ ने एक बयान जारी कर बताया कि तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार के उपायों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उक्त फैसला लिया गया है। स्वीकृत किए गए 500 ऑक्सीजन प्लांट में से 380 प्लांट निजी क्षेत्र की कंपनियां लगाएंगी, जबकि बाकी 120 प्लांट वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के साथ काम कर रही हैं। इंस्टीट्यूट की ओर से लगाए जाएंगे। डीआरडीओ ने वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान के दौरान ऑनबोर्ड ऑक्सीजन निर्माण के लिए विकसित अपनी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट टेक्नोलॉजी सभी 500 ऑक्सीजन प्लांट के लिए देने का फैसला किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रूस व अमेरिका ने भारत की मदद के लिए लगाई अपनी सेना। भारत को कोरोना की सुनामी से बचाने के लिए जिस तरह से तमाम देश मदद के लिए तैयार हैं और आगे आ रहे हैं, उसकी तुलना वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद मिली अंतर्राष्ट्रीय मदद से की जा सकती है। बुधवार को भी भारत की मदद के लिए कई देश आगे आए, जिनमें कनाडा, रूस, दक्षिण कोरिया, ताइवान जैसे नाम शामिल हैं। कई देशों ने भारत की मदद के लिए अपनी सेना की मदद ली है, जैसे रूस, थाईलैंड, सिंगापुर की सरकारें अपनी वायुसेना के विमानों से मदद भेज रही हैं। अमेरिका के दुनिया भर में सैन्य अड्डे हैं, जहां से वह जरूरी उपकरण एकत्रित कर भारत को भेजने का इंतजाम कर रहा है। अमेरिकी मदद की पहली खेप गुरुवार शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगी, जबकि रूसी वायुसेना का विमान गुरुवार सुबह तक दिल्ली हवाई अड्डे पहुंच रहा है। विदेशी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत मुख्य तौर पर अभी ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने वाली मशीनें या रेमडेसिविर
जैसी दवाइयां ही विदेश से मंगा रहा है। कई देशों की तरफ से पीपीई किट्स या मास्क अपनी तरफ से ही दिए जा रहे हैं। विदेशी मदद को भारत खुले दिल से स्वीकार कर रहा है। भारत की ज़रूरत को देखते हुए कुछ देशों ने बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन उन्हें लाने और यहाँ स्थापित करने की दिक्कतों को देखते हुए इस बारे में विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारत फ्रांस की नौसेना का अभ्यास। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच अरब सागर में हुआ युद्धाभ्यास मंगलवार शाम पूरा हो गया। वरुणा 2021 नाम के इस अभ्यास में दोनों देशों ने पिछले सभी अभ्यासों से आगे बढ़कर सहयोग किया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस बार के युद्धाभ्यास में फ्रांस के विशालकाय विमान वाहक युद्धपोत चार्ल्स द गॉल ने भी हिस्सा लिया है। यह युद्धाभ्यास चीन को अपनी हद में रहने का संदेश था। 3 दिन के इस सैन्य अभ्यास में समुद्र में अत्याधुनिक हवाई सुरक्षा और पनडुब्बी से हमले का बचाव का अभ्यास किया गया। इसके लिए युद्धपोत से विमान और हेलीकॉप्टर उड़े और उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान सतह से हवा में और हवा से हवा में गोलाबारी भी हुई। भारतीय नौसेना की ओर से रडार की पकड़ में न आने वाला विध्वंसक युद्धपोत कोलकाता, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश और आईएनएस तलवार शामिल हुए, तो नौसेना का फ्लीट सपोर्ट शिप आईएनएस दीपक भी इसमें साथ था। नेक्स्ट है, अमेरिका जल्द भेज रहा है भारत को मदद। ये स्टेटमेंट दिया है जो बाइडेन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही भारत को हर तरह की मदद भेज रहा है। साथ ही उनका इरादा कोरोना की वैक्सीन भारत को भेजना है। बाइडेन ने बुधवार को कहा कि इस वैश्विक महामारी की एकदम शुरुआत में ही भारत ने अमेरिका की मदद की है। उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है। हम जल्द ही रेमडेसिविर समेत अन्य दवाएं और अन्य ज़रूरत की चीज़ें भारत भेज रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाली मशीन के पार्ट्स भी भेजने हैं। हम उन्हें वास्तव में वैक्सीन कब भेज पाएंगे, इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की है। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत की मदद करने के फैसले की सराहना की है। विदेश मामलों की समिति के सदस्य ब्रैंड सरमन ने कहा है कि कोरोना की भारी चुनौती का सामना कर रहे भारत को हमारा नैतिक समर्थन है। नेक्स्ट है, दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं अब एलजी ही सरकार। दिल्ली में सरकार का मतलब अब मुख्यमंत्री नहीं उपराज्यपाल होगा। दिल्ली सरकार की उपराज्यपाल के आदेश से ही काम करना होगा। मंगलवार रात से दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी है। दिल्ली में सरकार का मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है, यानी अब दिल्ली में सारे बड़े और अहम फैसले उपराज्यपाल अनिल बैजल की अनुमति के बाद लागू हो सकेंगे। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 2021 की धारा 1 की उपधारा 2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी पेज से कि बैंकों की जानकारियां आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं, और ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन बैंकों को तगड़ा झटका दिया है जो गोपनीयता की आड़ में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारियां देने से आनाकानी करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आरबीआई जिन बैंकों और वित्तीय संस्थानों का नियामक है उनके बारे में सूचना का अधिकार के माध्यम से मांगी गई जानकारियां उसे देनी होंगी। कई बैंकों ने वर्ष 2015 में शीर्ष अदालत द्वारा 2015 में सुनाए गए एक फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की हुई थीं। उस फैसले में कहा गया है कि आरबीआई को उसके तहत आने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बारे में जानकारियां मुहैया करानी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस फैसले को वापस लेने का कोई आधार नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर प्रोत्साहन दे केंद्र। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी को बढ़ावा देने के लिए इनकी बिक्री पर विशेष प्रोत्साहन देने की वकालत की है। केंद्र सरकार के इस थिंक टैंक में कहा गया है कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ईवी योजना के दूसरे चरण यानी फेम 2 के तहत दी जाने वाली सब्सिडी पर्याप्त नहीं है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मौजूदा स्थिति के विश्लेषण में नीति
आयोग का कहना है कि सरकार को ईवी तथा उससे संबंधित कारोबार को प्राथमिकता सेक्टर को दिए गए कर्ज की कैटेगरी में शामिल करें। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट के साथ साथ लोन के ब्याज पर भी छूट दी जा सकती है। वित्तीय संस्थानों को ईवी के लिए कर्ज देने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नीति आयोग ने इस विश्लेषण में ईवी की बिक्री बढ़ाने के लिए गैर वित्तीय प्रोत्साहन उपायों पर भी विचार करने का सुझाव दिया है। जियो प्लेटफॉर्म्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स व बायजूस दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम्स ने पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी की है, पहली बार जारी की है। इसमें मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की टेलीकॉम शाखा जियो प्लेटफॉर्म्स तथा बायजूस रविंद्रन नियंत्रित एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी बायजूस को शामिल किया गया है। अपनी वेबसाइट पर टाइम्स ने कहा है कि भविष्य को आकार देने वाली कंपनियां इस सूची के केंद्र में हैं। टाइम्स ने सूची के लिए हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी व अन्य प्रमुख सेक्टर की कंपनियों के आवेदन स्वीकार किए हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है देश को नीचा दिखाने वाली सियासत, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में लिखा है कि सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख आए तो साथ में रोने से ही कटता है। दुर्भाग्य से अपने देश में ऐसा वर्ग है जो इस विचार से सहमत नहीं है। वह सुख के दिन आने पर रोता है और दुख में लड़ता है। दुख की आहट मात्र से उनका मन मयूर नाचने लगता है। कोरोना की दूसरी लहर का संकट उसके लिए अवसर लेकर आया है। उनका एक ही ध्येय है कि किस तरीके से मोदी की साख को गिराया जाए, और उसे ये अवसर मानकर चल रहे हैं। अब नई टूलकिट आ गई है। देश और देश के बाहर से मोदी विरोधी सेवा में कई लोग लगे हुए हैं। अमेरिका में भारत के शमशान घाटों की फोटो पहले पन्ने पर छप रही है। समा ऐसा बांधा जा रहा है जैसे भारत में जिंदा कम और मुर्दों की संख्या ज़्यादा है। हकीकत तो यही है, भले ये आर्टिकल कुछ भी कह रहा हो। और अमेरिका मीडिया ही नहीं, आप दैनिक जागरण का जब दिल्ली यानी कि राजधानी पृष्ठ आप जब देखेंगे तो उसमें भी यही दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली में लाइनें लगने के बावजूद भी एक साथ कितनी लाशें जलाई जा रही हैं। हो सकता है पॉलिटिकल आर्टिकल हो, एक तरफा आर्टिकल हो। जरा कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ के करीब है। भारत की आबादी 135 करोड़ से ज़्यादा है। भारत विकासशील देश है, अमेरिका विकसित और सबसे अमीर देश है। भारत आज भी गांवों में बसता है, अमेरिका पूरी तरह शहरीकृत देश है। दोनों देशों में के संसाधनों और स्वास्थ्य सेवाओं की कोई तुलना भी बेमानी होगी, लेकिन उस अमेरिका में कोरोना से 5,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत जिसे गर्त में जाता बताया जा रहा है। यानी प्रदीप सिंह ये बताना चाहते हैं कि जब तक भारत में 5 लाख मौतें ना हो तब तक हम उसे महामारी नहीं मान सकते हैं। अगर भारत में इस समय फिलहाल में रोज 3,500 मौतें हो रही हैं तो आप सोच सकते हैं 1 अप्रैल से जिस तरीके से मौतों का सिलसिला चलता आ रहा है, भारत अमेरिका से कहीं आगे चला जाएगा अगर इसमें कोई अभी नियंत्रण नहीं दिखाया गया तो। किसी भी बड़े संकट के समय सरकारों के इंतजाम हमेशा कम पड़ जाते हैं। इसके लिए उनकी आलोचना में हर्ज नहीं है, पर क्या इसकी आड़ में देश को बदनाम भी करें? चीन तमाम संसाधन और वायरस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होने के बावजूद इस कायदे की वैक्सीन नहीं बना सका। भारत ने उससे कम समय में 2 वैक्सीन बना ली, एक अपनी और एक अंतर्राष्ट्रीय मदद से। वैक्सीन आई तो कहा गया कि भाजपाई वैक्सीन है। लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया गया। निश्चित टीकाकरण का अभियान धीमा हो गया। इसके लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। टीकाकरण शुरू होते ही हल्ला मचाया गया कि सबको वैक्सीन दो। मकसद सबको सुरक्षित करना बिल्कुल नहीं था। सबको मालूम है कि वैक्सीन उत्पादन में समय लगेगा। ये लोग चाहते थे कि सरकार पर दबाव बनाओ कि सबके लिए एक साथ टीकाकरण हो। टीकाकरण केंद्रों पर अफरा तफरी मचे। अब जब सरकार 18 साल से ऊपर वालों के लिए 1 मई से टीकाकरण शुरू कर रही है तो कांग्रेस शासित और कुछ अन्य राज्य कह रहे हैं कि हम तो नहीं शुरू कर पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन कंपनी कह रही है कि 15 मई से पहले टीकाकरण नहीं दे पाएंगे। केंद्र और दूसरे राज्यों ने पहले ऑर्डर दिए हैं, ये अब आगे दिख रहे हैं। टीकाकरण के खिलाफ यह जो अभियान चल रहा है उसका मकसद जो संक्रमित नहीं उनके मन में डर पैदा करना है। यह अभियान चलाने वालों को अपने आत्मसम्मान की चिंता तो नहीं है,
उन्हें देश और समाज के आत्मसम्मान की भी चिंता नहीं है। नेक्स्ट है न्यायिक प्रणाली में सुधार का इंतजाम, और यह आर्टिकल लिखा है बिहार के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े पिछले दिनों 17 महीने का अपना कार्यकाल पूरा कर भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हो गए। कार्यकाल के अंतिम दिनों उन्होंने समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने अपना सर्वोत्तम दिया। उनके इस कथन में दो तरह के अर्थ निकलते हैं। प्रथम, उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में अपने कार्यकाल के प्रति एक संतुष्टि का भाव, और दूसरा, परोक्ष रूप से इच्छित कार्य पूरा नहीं कर सकने पर वेदना एवं स्पष्टीकरण का भाव। मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किए जाने पर बोबड़े ने अपनी जो प्राथमिकताएं जताई थीं उसमें उच्च स्तर न्यायपालिका में नियुक्तियों को गति प्रदान करना, कुछ कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग को चिन्हित करना और इंटरनेट मीडिया के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को रेखांकित करना उनके कार्यकाल पर नज़र डाली जाए तो उनकी उक्त में निराशा का ही भाव दिखता है। उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक नियुक्ति पर बोबड़े ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसी महिला को आसीन होना चाहिए। आखिर मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ लंबे समय तक कॉलेजियम में रहने के बावजूद बोबड़े महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों नहीं बढ़ा सके। जब नियोक्ता ही नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न उठाते हैं तो आम नागरिक इसे किस रूप में लेंगे। देखिए, बोबड़े कह रहे हैं कि इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, महिलाओं को पद मिलना चाहिए। तो जब ये मुख्य न्यायाधीश थे तो ये कई ऐसे पद थे जिस पर महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते थे। अब सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें ये ख्याल आया है। आप समझ सकते हैं कि अब ये पूरी तरीके से राजनीतिक बयान हो चुका है। जनहित याचिका की अवधारणा आवश्यक एवं आकस्मिक लोक महत्व के मुद्दों को लेकर आई थी, मगर आज किसी खास एजेंडे के तहत इसका बढ़ता दुरुपयोग चिंता का विषय है। अदालतों द्वारा भी वर्षों से लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन को छोड़ जनहित याचिकाओं की जरूरत से ज़्यादा संज्ञा लेने से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। अतः जनहित याचिकाओं को स्पष्ट मर्यादा एवं परिभाषित होना चाहिए। उम्मीद है कि बोबड़े ने सेवानिवृत्ति के समय अपनी पीड़ा को जिस प्रकार देश के सामने उजागर किया, तंत्र के तीनों अंग विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका मिलकर उसके निदान का प्रयास करेंगे। इसी से देश हित एवं जनहित सर्वोत्तम रूप से सधेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है युद्ध स्तर पर लगे टीका। देखिए, इस आर्टिकल के बारे में आगे पहले पेज पे डिस्कस हो चुका है कि जब 1.25 करोड़ लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। नेक्स्ट है ओलंपिक के आयोजन की तरफ एक कदम और बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC और स्थानीय आयोजकों ने कोविड-19 के दौरान ओलंपिक से जुड़ी नियम पुस्तिका जारी करके 1 साल के लिए स्थगित किए इन खेलों के आयोजन की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। इस नियम पुस्तिका के दूसरे संस्करण को जारी करने का समय आदर्श नहीं है, क्योंकि टोक्यो, ओसाका और कई अन्य शहरों में कोविड-19 के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है तथा जापान में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए पुस्तिका बुधवार को जारी की गई, जबकि अन्य भागीदारों के लिए शुक्रवार को जारी की जाएगी। जापान में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, कई शहरों में लॉकडाउन लगा है तथा बेसबॉल के मैच खाली स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। तो ये आज का 29 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।